सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे आईएससी क्लास 11 कॉमर्स का जो सोल ट्रेडर नाम का बिजनेस जो चैप्टर है, हम उसे आज देखने जा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ उतना खास है नहीं जो कि आपको समझ में ना आए या फिर जिसको बार बार समझाने की ज़रूरत हो। तो कोशिश करेंगे कि आज अगर एक ही लेक्चर में ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगा, नहीं तो 2 लेक्चर बहुत बेसी, अगर मैक्सिमम लेक्चर्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2 लेक्चर्स होंगे। 2 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर्स की आपको ज़रूरत एकदम नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है। जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, सोल का मतलब एक और ट्रेडर का मतलब बिजनेसमैन। तो सोल ट्रेडर जो होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे एक बिजनेसमैन रहता है। एंड इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है हमारे घर के बगल में जो किराना का दुकान होता है उसका जो मालिक होता है उसके बारे में, जिस सैलून में हम अपने बाल कटवाते हैं उस सैलून के बारे में, फिर उसके बाद जहाँ पे जा कर के खाना खाते हैं ढाबा के बारे में, इसके साथ साथ जहाँ पे जो हमारी चाय की टपरी होती है उसके बारे में। तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस हमें दिखाई देता है वो है सोल ट्रेडर बिजनेस, मतलब एकल स्वामित्व। इसे हिंदी में एकल स्वामित्व कहा जाता है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही आदमी मालिक रहता है, वही सारा पैसा लाता है, वही बिजनेस को करता है और वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो अपने में ही वो रख लेता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग सोल ट्रेडर कहते हैं। सोल ट्रेडर का मतलब इट इज़, यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स में लिख देता हूँ, इट इज़ अ बिजनेस जहाँ पे देर इज ओनली वन ओनर, यही ओनर यहाँ पे सारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, फिर यही यहाँ पे बिजनेस में भी अपना भाग लेता है, एंड बिजनेस में भाग लेने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे भी ये अपने में ही शेयर कर लेता है। तो इस टाइप का बिजनेस जहाँ पे एक ही आदमी ये सारे काम करे, कैपिटल भी वही लाए, बिजनेस भी वही करे और प्रॉफिट एंड लॉस भी वही शेयर करे, तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अनगिनत एग्जाम्पल हैं। किराने वाला जो बाल काटता है वो, फिर उसके बाद जिसके यहाँ खाना खाते हैं जो स्नैक्स है बनाने वाला, फिर बिरयानी वाला जो होता है। तो अनगिनत एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमें ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि इसमें खास कुछ वैसा समझाने वाला है नहीं। सो सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, अब याद रखिएगा कि सोल ट्रेड एंड सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक ही चीज़ है। आपको यहाँ पे कहीं कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप दिखा हुआ मिलेगा तो कहीं कहीं सोल ट्रेड दिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोल ट्रेड इज इक्वल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, अलग अलग नाम है बस। So sole proprietorship or sole trade can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profit or loss and responsible for all risks. It is a popular kind of business especially suitable for small business, at least for its initial years of operations. This type of business is usually a specialized service such as hair salons, beauty parlors, small retail shops. जैसे एग्जाम्पल में भी बोला हुआ है कि जो ब्यूटी पार्लर होता है वो भी सोल प्रोप्राइटर, बार्बर का जो दुकान वो भी, जनरल स्टोर यानी कि किराना का दुकान वो भी, स्वीट शॉप रन बाय सिंगल ओनर जो मिठाई के दुकान होते हैं वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में ही आते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जहाँ पे जो भी मेन बिजनेस है उसे एक ही आदमी चलाता है और वही वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको वही अपने पास में रखता है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, एंड जो सोल प्रोप्राइटरशिप में भाग लेता है, द पर्सन हु कैरीज ऑन द टास्क ऑफ सोल ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेडर। ठीक है, तो जो इसको सोल ट्रेडर का एक और एक नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। ओके,
सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, होप आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक ही आदमी इस बिजनेस का मेन कंट्रोल उसी के हाथ में रहता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा वो खुद बेयर करता है। तो तीन चीज़ें बस याद रखनी है कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो एक आदमी, फिर उसके बाद जो बिजनेस का रनिंग है वो कौन चला रहा है, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किसके पास जा रहा है। ये तीन चीज़ें ही मेनली हमें यहाँ पे याद रखनी है। इनको छोड़ के और कुछ खास यहाँ पे याद रखने जैसा है नहीं। तो कैपिटल भी एक ही आदमी लाएगा, बिजनेस का रोज़मर्रा का काम भी एक ही आदमी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक ही आदमी बेयर करेगा। एंड ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के लिए ही नहीं, आपको अगर कोई भी बिजनेस का डेफिनेशन लिखना है तो उसमें आप लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसका जो अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा पार्टनरशिप में वो मिनिमम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग लाएंगे, ठीक है। फिर बिजनेस जो होगा वो भी वही लोग संभालेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी उन्हीं लोगों में शेयर होगा। तो ये तीन चीज़ कि कैपिटल कौन ला रहा है, बिजनेस कौन चला रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन ले रहा है, इन्हीं सब के बेसिस पे हम किसी भी बिजनेस का डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर सोल प्रोप्राइटर के केस में बात करें तो इसमें सब कोई एक ही आदमी सारा काम जो है वो करता है, ठीक है। फिर है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात सिंगल ओनरशिप, एक ही आदमी मालिक रहेगा। A sole trading concern is owned by one individual. It is run entirely at his risk of loss. The sole trader provides both capital and management to the business. मतलब एक ही आदमी मालिक रहता है। There is only one owner. उसके अलावा और कोई ओनर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। फिर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन आइडेंटिटी। अ सोल ट्रेडरशिप कंसर्न हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओनर। द ओनर एंड द बिजनेस कंसर्न आर वन एंड द सेम। द ओनर ओन्स एवरीथिंग द बिजनेस ओन्स एंड ही ओज एवरीथिंग द बिजनेस ओन्स। तो देखिए इससे ये पॉइंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाना होगा, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो सेपरेट का मतलब अलग एंड लीगल का मतलब कानूनी एंड एंटिटी का मतलब यहां पे एंटिटी को लेकर चलते हैं अलग कानूनी संस्था यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है जिसको कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड ये जो है ये बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज में देखा जाता है। देखिए नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंपनी खोला तो वो जो कंपनी है वो मेरी है, ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में एक कंपनी और एक ओनर जो होता है वो अलग अलग चीज़ होता है। इसका मतलब कि एक कंपनी जो है उसका अपना एक इलाका होगा एंड जो ओनर होगा उसका अपना एक इलाका होगा। द कंपनी इज सेपरेट, वो अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी एंड ओनर दोनों एक ही आदमी हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता है। हम भले ही नॉर्मल लैंग्वेज में कह दें कि वो कंपनी तो उसी की है, वो उसका मालिक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोला जा सकता है, लेकिन कानून के नज़र में कंपनी मालिक से अलग होती है। ये कंपनी का सब कुछ अलग होगा, यहाँ तक कि अगर कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट कंपनी का होगा, ओनर का नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर कंपनी कोई लॉस अर्न करती है तो वो जो लॉस होगा वो भी उस कंपनी का लॉस होगा, ओनर का लॉस नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये जो ओनर है ये कंपनी को वही चला रहा है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट से अगर देखें तो फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, अपने कंपनी में एक मशीन ले आता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से ये मशीन को ऑल्दो खरीदा इसने है, लेकिन ये मशीन किसके लिए खरीदा गया है, कंपनी के लिए।
तो लॉ के नज़र में वो मशीन कंपनी की हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मशीन तो ओनर की ही है, क्योंकि ओनर और कंपनी जो है वो एक चीज़ है। ये चीज़ नहीं बोला जा सकता है। कंपनी अलग, ओनर अलग। कंपनी को एक अलग दर्जा दिया जाएगा, ओनर को एक अलग दर्जा दिया जाएगा, दोनों एक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी में कुछ भी हो जाए, ओनर को उससे उसका कोई भी इम्पैक्ट ओनर पे नहीं आएगा। इन द सेम मैनर ओनर को अगर कुछ भी हो जाए तो कंपनी पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान कंपनी का होगा, ओनर को वो नुकसान का भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी तो अलग चीज़ है ना, तो उसका जो भी होगा वो कंपनी जाने, लेकिन ओनर का सब कुछ अलग रहेगा। अब आप बोलेंगे सर कि कंपनी कैसे जाने, कंपनी तो एक नॉन लिविंग चीज़ है, मैं मान लिया, लेकिन ये लॉ के नज़र में इसको बोला जाता है। ये एक कंसेप्ट है बेसिकली। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो कभी जब भी कोई कंपनी को अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान का असर ओनर पे पड़ता ही है, क्योंकि ओनर का ही पैसा उसमें लगाया हुआ रहता है। लेकिन लॉ के नज़र में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो ओनर को भी नुकसान हुआ है। ये चीज़ नहीं बोला जा सकता है। कंपनी अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी कि कंपनी अलग, ओनर अलग। अब सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि एक तो हो गया वो ओनर, ठीक है, एक वो दुकानदार एंड एक उसकी दुकान। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होता है कि दुकान अलग है, ये अलग है। सोल प्रोप्राइटर के केस में जो दुकान एंड कंपनी है वो इक्वल है। मतलब दुकान को अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस इस मालिक का होगा, फिर अगर दुकान को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट इस आदमी का होगा। फिर अगर यहाँ पे कोई अगर सामान खरीदा जाता है तो वो सामान भी इसी का होगा, और अगर ये मर जाता है तो उससे कम सोल प्रोप्राइटरशिप भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक इक्वल रिलेशन है, दोनों सेम है। तो ये चीज़ होता है नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, आपको समझ में आया कि जो मेरा बिजनेस है वो मेरे से बिल्कुल अलग है, उसमें जो भी काम हो रहा है वो उसका हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। एक दुकान और उसका दुकानदार दोनों एक ही चीज़ है। दुकान का प्रॉफिट, दुकानदार का प्रॉफिट, दुकान का लॉस, दुकानदार का लॉस, दुकान की प्रॉपर्टी, दुकानदार की प्रॉपर्टी। दुकानदार को कुछ हो जाएगा तो दुकान पे भी फर्क पड़ेगा। वही मैं आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, अगर कंपनी जो है उसका ओनर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का सिर्फ एक ही मालिक है, ठीक है। अब अगर ये मालिक मर जाता है तो भी ये कंपनी ख़त्म नहीं होगा। कंपनी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है। कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कंपनी एक इंसान है जो कि जिंदा नहीं है, लेकिन वो एक इंसान है तो उसका सब कुछ अलग है। तो क्योंकि कंपनी एक इंसान है बट वो जिंदा नहीं है तो वो कभी मर भी नहीं सकता है। ठीक है, ये सब बहुत ओवर हो गया होगा, ये उतना आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि कंपनी के केस में कंपनी एंड कंपनी के मालिक दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग होते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कंपनी एंड कंपनी का मालिक जो है वो एक ही होता है। ठीक है, फिर है कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी कैपिटल लगता है, जो भी पैसा लगता है, वो सारा पैसा वो सोल प्रोप्राइटर ही अपने जेब से लाता है। इसमें कोई बाहरी वाला का साथ नहीं रहता। हाँ, आप अपने दोस्त से ला सकते हैं, रिलेटिव से ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी ऐसे आदमी से पैसा नहीं लाना है जो आदमी पैसे देने की वजह से आपके कंपनी का मालिक बन जाता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आपके
क्योंकि अगर कोई आदमी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगा देता है एंड उसके कारण वो उसका मालिक बन जाता है, तो एक तो आप पहले से मालिक हैं एंड वो पैसा लगा के दूसरा मालिक हो गया, तो अब यहाँ पे दो ओनर्स हो गए हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रह जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही है कि इसमें कम से कम एक आदमी होगा एंड मैक्सिमम भी एक ही आदमी हो सकता है। तो खैर वो तो अलग बात है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी कैपिटल होता है वो सारा कैपिटल वो आदमी खुद अपने हिसाब से लाता है। ऑल दैट कैपिटल इज ब्रॉट बाय द ओनर, अब वो चाहे कहीं से भी लाए। फिर इसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक कंसेप्ट है जो कि मुझे आपको बताना होगा। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। पहले लायबिलिटी का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है बर्डन। अब देखिए मैं अगर अपना दुकान चला रहा हूं एंड उस दुकान से हर महीने मुझे 25,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो हर महीने मुझे लगभग में 25,000 22,000 ऐसे करके प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मुझे लॉस नहीं होगा? हाँ, लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट का पैसा मैं अपने पास रख रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे लॉस होता है तो लॉस भी तो मुझे बेयर करना होगा ना। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भैया प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, मैंने प्रॉफिट को रख लिया, लेकिन अब अगर लॉस होता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ तो आप नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आपके कंपनी में लॉस होता है तो वो लॉस का भी भरपाई आपको करना होगा। एंड ये जो बर्डन है कि अगर लॉस हुआ तो लॉस का भरपाई आपको करना होगा, ये जो बर्डन है, इसी बर्डन को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ये आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा कि लायबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से बिजनेस में से पैसा चला जाता है, तो उससे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। एंड यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मेरा पैसा खर्च हो सकता है जो कि मेरे लिए नुकसानदायक होगा। तो लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर दुकान में लॉस हो गया तो मुझे वो लॉस बेयर करना होगा। अब एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने अपने दुकान में 25,000 रुपये लगाकर दुकान स्टार्ट किया था और अभी मुझे दुकान जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का हो रहा है, तो मैंने लगाया 25,000 एंड मुझे नुकसान हो रहा है 50,000 का, तो क्या मुझे ये देना चाहिए? तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या कहता है कि नहीं, आपने जितना पैसा अपने कंपनी में लगाया हुआ है आपको सिर्फ उतना पैसा का ही भरपाई करना होगा। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया आपने चाहे पोटी कौड़ी ही क्यों ना लगाई हो, अगर आप वहाँ के मालिक हैं तो आपको वो देना होगा। यहाँ पे आपने 25,000 रुपये लगाएं एंड आपको 50,000 का नुकसान का भरपाई करना पड़ रहा है, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ 25,000 लगाए हैं, मैं 50,000 का भरपाई क्यों करूं। यहाँ पे आपको 50,000 का भरपाई जो है वो करना ही होगा। दैट इज़ नो ऑप्शन, आपको करना ही होगा। एंड इससे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि जहाँ से भी होता है वहाँ से पैसे लाओ, लेकिन इतना नुकसान का तो तुम्हें भरपाई करना होगा। यहाँ पे तो हमने 50,000 की बात की, अगर ये 1 लाख होता तो उसमें भी आपको पैसा देना होता। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ 25,000 रुपये लाए हैं तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे 25,000 रुपये का ही नुकसान का भरपाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके केस में ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि अगर आपने अपना दुकान जो है वो 1 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किए थे एंड 2 साल बिजनेस करने के बाद आज आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान का भरपाई करूँगा एंड बाकी के 4 लाख का भरपाई कौन करेगा ये मुझे नहीं पता। आपको ही 4 लाख रुपए का भी भरपाई करना होगा। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है कि आपने कितना ही पैसा क्यों ना लगाया हो, आपको हमेशा जितना अमाउंट का नुकसान हो वहाँ पे हुआ है उतना का अमाउंट का नुकसान आपको भरना होगा। अब आप वो कहीं से भी ला सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो एग्जिस्ट करती है।
सो द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द डेप्ट्स ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। मतलब अगर आपने अगर आपने कहीं पे पैसा ये किया है, इन्वेस्ट किया है, वहाँ से नुकसान होगा, तो अगर नुकसान का कोई लिमिट नहीं है तो आपका भी भरपाई करने का कोई लिमिट नहीं है। द क्रेडिटर्स हैव द राइट टू रिकवर देयर ड्यूज इवन इफ द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे देयर डेब्ट। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक बार अगर नुकसान होने लग गया तो नुकसान का कोई लिमिट नहीं है, जितना तक नुकसान जाएगा उतना तक का नुकसान आपको देना होगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए थे लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेकर रखे हुए थे एंड अभी आपके पास पैसे हैं नहीं कि आप पैसे उसे दे पाएँ, तो आपको जहाँ से भी होता है, आप अगर अपना घर का प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दुकान का प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप कहीं से भी पैसा लाइए लेकिन आपको वो पैसा उसे देना होगा। यही है अनलिमिटेड लायबिलिटी कि लायबिलिटी कितना का नुकसान का भरपाई करना होगा, इसके ऊपर में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। फिर तो एक बहुत एग्जाम्पल सिंपल सा है, वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी का कंट्रोल रहता है, वही सारा कैपिटल लाएगा, वही सारा बिजनेस का भी काम करेगा, बिजनेस में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, वो सब कुछ वही डिसाइड करेगा, किसी और को पूछने की ज़रूरत उसे नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे, उसका मन होता है तो वो पूछ सकता है, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू। ठीक है। फिर इसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जाहिर सी बात है, जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सारा वो सोल प्रोप्राइटर ही अपने पास रखेगा। एंड अगर बात करें तो नो स्पेशल लेजिस्लेशन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए, मतलब ये जो हमारे देश में जो अलग अलग दुकान हैं, उन दुकान के ऊपर में कोई कानून नहीं है, वो लोग बिना किसी कानून के काम कर रहे हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट नहीं है। जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूँ, एक कानून होगा, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड ये 1932 में बना था। ठीक है। मतलब ये उस कानून का नाम है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक वैसे ही अलग अलग कानून हैं जो कि हमारे देश में हैं। तो उसी में से एक कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड इसका क्या काम है कि देश में जितने भी पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, उनका जो भी काम होता है उसके ऊपर में एक रेगुलेशन बना करके रखना, टू रेगुलेट द वर्क ऑफ द पार्टनरशिप। इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। फिर इसके बाद और एक एक्ट होगा जिसके बारे में आप अकाउंट्स में जानने वाले हैं, जिसको कहा जाता है कंपनीज एक्ट। एंड ये कब का है? ये है 2013 का। अब ये जो कंपनीज एक्ट है, इसका क्या काम है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप के ऊपर में कंट्रोल रखे था, वैसे ही कंपनीज एक्ट देश में जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर में काम करेगा। अब सर ये कंपनी क्या होता है, तो ये जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर आएगा तो उसमें हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट है कंपनीज के लिए, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी ऐसा कानून भारत सरकार ने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। ओके। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, कि सोल ट्रेडर बिजनेस आखिरकार किया क्यों जाता है, वाई इज सोल ट्रेडर बिजनेस डन। तो देखिए, सबसे पहली बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैंने पढ़ाई भी की, मैंने सब कुछ की, लेकिन भारत जैसे देश में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, तो उस केस में मैं खुद अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं खुद को नौकरी दे सकता हूं। मुझे किसी के सामने भी भीख मांगने की जरूरत नहीं कि भैया नौकरी में लगवा दो सर, इतना का पैकेज दिला दो सर, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के लिए भी अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ और एक ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही है, लेकिन इसके कारण दूसरे लोगों को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कि चाय की दुकान पे जाएं तो चाय की दुकान पे और भी लोग काम करते हैं, कोई एक आदमी तो रहता नहीं है, क्योंकि एक आदमी के लिए उतना बड़ा दुकान संभालना पॉसिबल नहीं है। तो आप दूसरे आदमियों को भी नौकरी पे रखते हैं, तो आप सिर्फ खुद का एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप इसके साथ साथ जो बाहरी लोग हैं उनको भी आप नौकरी दे रहे हैं, उनका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। फिर है टू यूटिलाइज फंड्स। अब देखिए, एक आदमी के घर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब देखिए, पैसा जो है वो हाथ का मैल है,
आज अगर रखेंगे तो फिर दो कब ख़त्म हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। फिर इसके बाद है कि अगर सोचे उस पैसे का क्या किया जाए, तो बैंक में रखेंगे तो भैया बहुत कम रिटर्न मिलेगा, 4% का रिटर्न मिलता है, 5% शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो बैंक में भी रखेंगे तो अगर 1,000 रुपये रखेंगे तो फिर अगर 1 साल के बाद 1,000 रुपये में से सिर्फ 40 रुपया ही निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, तो वो तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब ऐसा तो ये तो टीवी के एड्स में दिखाते हैं कि भैया एक टाइम पे 1 महीने में सिर्फ इतना लगेगा, लेकिन अगर टोटल ईयर की बात की जाए तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है। एंड अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स, अगर 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी अच्छा खासा होता है, 1 लाख 1.5 लाख तो आराम से हो जाता है। तो उतना पैसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में लगाए, शेयर्स भी खरीद सकते थे लेकिन शेयर्स का नॉलेज नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो बहुत आसान है, जाइए कोई होल सेलर के पास जाइए, वहाँ से माल उठाइए, एक घर तो होगा या फिर नहीं होगा तो भाड़े पे कोई दुकान ले लीजिए, बस अपना दुकान खोल लीजिए। तो जो पैसे घर में पड़े पड़े खर्च हो जाते, चोरी हो जाते यहाँ, और जो पैसे मेरे पास उतने ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी दूसरे को दे सकूं, तो उन पैसों को यहाँ पे आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फंड्स होते हैं वो काफ़ी इजीली यूटिलाइज हो सकते हैं, द फंड्स कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड, ठीक है। मेरे घर में अगर पैसा रहेगा तो भैया चोरी हो सकता है, इससे बढ़िया उसे सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में ले आओ। फिर इसके बाद होता है इंडिपेंडेंट लिविंग। अब ये इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि भैया किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, जैसे मैं कभी भी किसी के अंदर में काम नहीं करना चाहता। यही कारण है कि मेरा भी अच्छा खासा एज हो गया है, बट अभी तक मैंने मतलब मुझे अगर बात की जाए तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ। मैंने आज तक किसी कोचिंग सेंटर में किसी के अंदर में काम नहीं किया, क्योंकि वो किसी के अंदर में काम करना, किसी के लिए काम करना, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो जिन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि किसी दूसरे के अंदर में काम करे, दूसरे के अंदर में काम करेंगे तो फिर उसकी गालियाँ सुनो, उसकी बातें सुनो, तो वो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अपना पैसा लीजिए, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑनरेबल जीने के लिए आप अपना सोल प्रॉपर्टीशिप खोल सकते हैं, जैसे मैंने अपना खोल के रखा है। अभी जो श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स है वो बेसिकली एक सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस ही तो है। फिर टू सर्व कस्टमर्स, अब देखिए ये तो होता ही है, ये एक मॉरल पॉइंट है। अगर आपको ये लगता है कि आपके इलाके में कोई ऐसा दुकान है जो कि नहीं है, जैसे मेरे इलाके में मैं अगर बात करूं तो जो ज़ेरॉक्स का दुकान है ना, जो ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी, जो साइबर कैफ़े की जो दुकान होते हैं, वो यहाँ पे बात की जाए तो 2-3 किलोमीटर में नहीं है, अच्छा खासा नहीं है। आपको अगर कोई भी ज़ेरॉक्स करवाना हो तो आपको बहुत दूर जाना होता है। तो ऐसे केस में इस एरिया में जो लोग हैं उनको बहुत यहाँ पे दिक्कत होती है। तो अगर कोई आदमी इन सब चीज़ों को छोड़ के एक ज़ेरॉक्स का दुकान अपने इलाके में खोल लेता है तो उससे उसका तो फ़ायदा है ही, लेकिन साथ ही में कस्टमर्स का भी फ़ायदा है। जो कस्टमर्स को दूर जाना पड़ता था अब उनको दूर नहीं जाना होगा, वो लोग अपने घर के बगल में से ही उनका काम अब हो जाएगा। तो कस्टमर्स को भी यहाँ पे मदद दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोल प्रॉपर्टीशिप लोग खोल लेते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, कस्टमर्स की भी सेवा करना जरूरी है, एंड वही सेवा करने के लिए भी सोल प्रॉपर्टीशिप खोला जाता है। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सोल ट्रेडर बिजनेस हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट अवॉइड्स मोनोपोली एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। अब देखिए ये मेरे इलाके में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ज़ेरॉक्स का जो दुकान है वो मेरे इलाके में है नहीं, मतलब बहुत एक ही है एंड उसके पास भी सिर्फ एक ज़ेरॉक्स का मशीन है और कुछ नहीं है, बस एक ज़ेरॉक्स का मशीन है ना। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ना वहाँ पे लैमिनेशन होता है, नो लैमिनेशन। अगर कंप्यूटर से PDF प्रिंटिंग की बात करें तो वो भी नहीं होता है, कोई बाइंडिंग नहीं होता है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर इस ज़ेरॉक्स वाले की बात करें तो मार्केट में अगर 1 रुपया करके 1 पेज का ज़ेरॉक्स लिया जाता होगा तो ये बंदा यहाँ पे 2 रुपये करके लेता है, 2 गुना दाम।
तो ऐसे में जो मोनोपोली मोनोपोली क्या होता है, ये अभी आपको समझाना होगा कि मोनोपोली का मतलब होता है कि जब एक आदमी ये देखता है कि उसका कोई कंपटीटर नहीं है, वो अकेला है मार्केट में, तो वो क्या करता है, वो मार्केट को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है। वो जानता है कि मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मेरे साथ कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, तो वैसे में वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये जो जेरोक्स वाला है, ये जानता है कि 2-3 किलोमीटर में कोई भी अच्छा जेरोक्स का दुकान नहीं है, तो अगर यहाँ पे 2 रुपये की, अगर 4 रुपये भी अगर लिए जाएंगे तो वो भी कोई खुशी खुशी दे देगा। तो ये जो चीज़ होता है ना, इससे बेसिकली कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक चीज़ आप क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो उसके अंदर में क्या होता है कि कंज्यूमर को हमेशा उतना ही दाम का सामान, मतलब कंज्यूमर को हमेशा वही प्राइस पे सामान मिलना चाहिए जो कि जस्ट एंड फेयर हो, जो कि एकदम ठीक हो, उसी दाम पे उसे सामान मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मैं सामान ले रहा हूँ, तो अगर वो सामान अगर मुझे 2 रुपये मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 1 रुपये में भी मिल सकता था तो 1 रुपये में मिलना चाहिए। तो कस्टमर के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर ऐसा मोनोपोली हो जाता है कि कुछ लोग अपना जो है, जिसको हम लोग कहते हैं धांधली, उस टाइप का हो जाता है, तो उस केस में तो बहुत ख़राब होगा। तो अगर आप ये देखते हैं कि आपके इलाके में सिर्फ एक ही दुकानदार है, एंड वही दुकानदार क्या कर रहा है कि सब उसने जैसा मन चाहा वैसा अपना दाम वाम रख लिया है, वही मार्केट पे अपना राज करके रखा हुआ है, तो उस केस में आप भी अपना एक दुकान खोल सकते हैं। एंड जब 2 दुकान होंगे तो इससे ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा पैसा एक ही आदमी के पास आके जमा हो जाएगा। कुछ कस्टमर्स तो आपके पास भी आएंगे, तो जब वो कस्टमर्स आपके पास आएंगे तो आपके जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। फिर है फीडर टू लार्ज बिजनेस। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है ना, वही बिजनेस आगे चल के एक बड़ा बिजनेस बनता है। जो भी बड़े बिजनेस की बात कर लें आप, वो एक टाइम पे सोल प्रोप्राइटर रहा होगा। कोई भी बिजनेस, यहाँ तक कि मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, है फिजिक्स वाला क्या था, जब वो उन्होंने स्टार्ट किया, दैट वाज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन आज देखिए वो एक कंपनी है, बिलियन डॉलर की कंपनी है वो। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटा में पहले स्टार्ट होगा तो ही ना बाद में चल के बड़ा होगा। हमेशा से तो कोई कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी हमेशा से रिलायंस जैसा, टाटा जैसा एकदम से कोई बनते ही उतना बड़ा बन जाता है। जहाँ तक कि रिलायंस और टाटा भी एक टाइम पे छोटे कंपनी रहे होंगे, एंड तब जाके वो लोग आज इतने बड़े बने हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही वो बेस है जो कि बाद में चलकर बड़े बड़े कंपनीज को जन्म देता है। ठीक है। अब बारी आती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए कोई हाथी घोड़ा का खेल नहीं है, कोई भी आदमी इसे स्टार्ट कर सकता है। सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक ही आदमी के यहाँ पे एफर्ट से वो स्टार्ट होता है। ही प्रिपेयर्स द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बिजनेस एंड अरेंजेस द नेसेसरी फाइनेंस। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस whenever and wherever he likes. However, the sole trader must be a person competent to enter into a contract. The business to be carried forward on must be allowed by law. In some cases, a license from the competent authorities may be needed to starting the business. For example, a person desirous of starting a chemist shop is expected to get a license from the local government. The first decision involved in the formation of a sole trader business is the selection of a particular line of business. This decision depends upon the demand potential of a product, the availability of necessary resources and the scope of earning profits. देखिए सिंपल सा बात है भाई कि कोई भी आदमी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है। Anyone कैन स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसके लिए उसे क्या करना होगा, सबसे पहले उसे सोचना है कि भैया कौन सा बिजनेस करना है, एंड दूसरा कि उसके लिए जो नेसेसरी, जो जिसे हम लोग तैयारी कहते हैं, वो
तैयारी उसे करना होगा। बस यही दोनों काम है कि पहले सोच लो कि कौन सा काम करना है एंड उसके लिए जो भी तैयारी है कि कहाँ से माल लाएंगे, कहाँ पे दुकान लेंगे, बस ये सब कर लेना है। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि इस तरीके से यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी चाहे, कोई भी चाहे, जब चाहे वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो पहली बात तो उसे हमेशा याद रखना होगा कि ये जो कंपनी है वो लीगल काम के लिए वो स्टार्ट हो, मतलब सॉरी मैंने कंपनी बोल दिया, ये जो सोल ट्रेडिंग का बिजनेस है वो एक लीगल काम के लिए होना चाहिए। एक आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। फिर दूसरी बात कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपका कम्पिटेंट होना जरूरी है। कम्पिटेंट मतलब कि आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, आप जो हैं पागल नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। मतलब द पर्सन मस्ट बी फिट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी जो है वो आधा पागल है, ऐसा लोगों को लॉ कंसिडर नहीं करता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको लाइसेंस लेना होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो दारू का दुकान जो होता है, दारू का दुकान आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि आज मन चाहा तो चलो दारू का दुकान खोल लेते हैं। दारू के दुकान को खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। फिर अगर आप दवाई का दुकान खोलना चाहते हैं तो दवाई का दुकान खोलने के लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो सिंपल बात तो यही है कि भाई कोई भी आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए उसे बस दो चीज़ें करना है कि पहले ये सोच ले कि क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, एंड दूसरा कि तैयारी कर ले कि वो चीज़ को कैसे करेंगे। बस ये दोनों चीज़ें जब वो कर लेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखना है, वो है कि लीगल काम के लिए होना चाहिए, मतलब कोई गैर कानूनी काम आप सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू नहीं कर रहे हैं। फिर आप फिट एंड फाइन हैं ये, एंड अगर लाइसेंस की ज़रूरत है तो लाइसेंस को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, द फर्स्ट डिसीजन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस। दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द डिमांड पोटेंशियल ऑफ अ प्रोडक्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड द स्कोप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो पहला चीज़ क्या ध्यान में रखते हैं कि कौन सा स्टार्ट करना है, किस चीज़ में बिजनेस करें, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो पहले आपको अपना एनवायरनमेंट देखना होगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई दवाई का दुकान नहीं है तो अगर आप दवाई का दुकान स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहला तो डिसीजन यही होता है कि क्या करना है, ठीक है। फिर दूसरा होता है द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर साइट। अब कहाँ पे दुकान खोलना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैंने कपड़ों का दुकान खोला हुआ है लेकिन वो मैंने अपने गली के कोने में खोल दिया है, क्या वहाँ पे कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो दुकान ये सोच के आपको खोलना होता है कि कहाँ पे खोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान में रख लेते हैं कि पहली बात क्या बिजनेस करना है, कहाँ पे बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, बस ये चीज़ें जब हो गई आपका सोल ट्रेडर वहीं पे स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपने दुकान खोल लिया आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस वहीं पे स्टार्ट हो गया। इसको कोई ये नहीं है कि कोई उद्घाटन यहाँ पे होना होगा कि कोई लोग आएंगे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होता है। एंड इसका और एक बात है कि आपको जब मन चाहे आप इसे खोल सकते हैं, लेकिन खोलने से पहले आपको बस यही याद रखना कि जिन से आपने उधार लिया था उनका पैसा आपने वापस कर दिया, एंड जो भी आपके लॉसेस थे, मतलब जो भी लोगों का आपके ऊपर में उधार था वो सारा उधार आपने दे दिया, ठीक है। फिर है मेरिट्स ऑफ, अब इसमें क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहली बात है इजी फॉर्मेशन, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू स्टैब्लिश द सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिकॉज वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। द बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड ड्यू टू सिंपल फॉर्मेशन। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। मतलब इसमें कुछ उतना ज़्यादा है नहीं,
करने को। बहुत मतलब लीगल तो लगभग में नहीं होता है, बस आजकल थोड़ा बहुत हो गया है। जैसे अगर आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो आपको कोई म्यूनिसिपैलिटी जो यहाँ पे होता है या फिर आपका स्टेट सरकार का जो राज्य सरकार का जो लाइसेंस होता है वो बस आप ले लीजिए। एंड वो भी बहुत कम ही केसेस में, अगर आप दवाई का ले रहे हैं, दारू का ले रहे हैं तो भी आप ले सकते, तो वहाँ पे आपको लेना ही होगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको स्टार्ट करने के लिए इतना कुछ करना होता है। यही कारण है कि सोल ट्रेडर इज़ द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर 100 आदमी होंगे तो 100 आदमी में से 90 लोगों का सोल ट्रेडिंग बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। फिर है द बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का मतलब क्या कि मेरे कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सिर्फ मेरे तक ही रहेगा, किसी दूसरे आदमी को ये पता नहीं चलने वाला है। ठीक है। यही मैं अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो जितने लोग पार्टनरशिप को चलाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर 3 पार्टनर्स हैं तो कंपनी में जो कुछ भी होगा वो तीनों को पता रहना चाहिए। तो इसमें से जो सीक्रेसी है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है। फिर है डायरेक्टर मोटिवेशन। द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज द ओनर एज वेल एज द मैनेजर। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स ही पुट्स इन द प्रॉफिट ही मेक्स। सिंस ऑल द प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डायरेक्टली वेस्टेड विद हिमसेल्फ, द सोल ट्रेडर इज मोर अवेयर ऑफ द एफर्ट्स पुट इन हैंड एंड कैन दस ग्रो अप वेरी फास्ट। देखिए, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं रहता है। वही मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी का मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर। ठीक है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम करने के लिए दूसरे लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या है कि आप ही काम कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, मैं अगर ख़राब तरीके से काम करूंगा तो मुझे ख़राब रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो एकदम मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने हिसाब मतलब मुझे पता है कि अगर मैं कम काम करूंगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा काम करूंगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी वजह से मोटिवेशन रहता है कि भाई अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा काम भी करना होगा। फिर है क्विक डिसीजन। भैया इसमें एक ही आदमी है, वही मालिक है, वही सब कुछ है, तो डिसीजन भी बहुत जल्दी लिया जा सकता है। आपको किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हिसाब से जैसा लगता है आप वैसा डिसीज़न ले सकते हैं। फिर सस्ता है, बहुत उतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि यहाँ पे हाथी घोड़ा का खेल होगा। वेरी इजी है, आपको इसमें उतना खर्चा भी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से जब चाहे तब इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। आपको बस एक दुकान का भाड़ा देना है एंड माल का जो पैसा होता है बस वो देना है, बस हो गया। और अगर आपका दुकान खुद का है तब तो ये चीज़ का ज़रूरत है ही नहीं। तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में खर्चा बहुत कम होता है। ठीक है। फिर डेवलपमेंट। द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन पर्सन एंड ड्यू टू द रीजन दैट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। देखिए ये पॉइंट जो है ये आपका उसके साथ मैच करता है यहाँ पे मोटिवेशन के साथ। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए सोल ट्रेडिंग बिजनेस में जो भी सोल ट्रेडर होता है वो ये बात जानता है कि भैया मैं ही यहाँ पे सब कुछ हूँ, मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, यहाँ पे कोई मेरे लिए दूसरा काम करने वाला है नहीं। जबकि पार्टनरशिप में हो जाता है कि मैं अगर कम मेहनत भी कभी कभार कर लेता हूँ तो कोई दूसरा पार्टनर मेरा काम कर देगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ सोल ट्रेडर के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि भैया मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं यहाँ तो बिगड़ सकता हूँ या फिर संवर सकता हूँ। तो इससे जो भी सोल ट्रेडर होता है वो मोटिवेटेड होकर वो और भी उसका डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है। ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। भैया जब मन चाहा खोल लिया, जब मन चाहा बंद। आज भाई दुकान पे जाने का मन नहीं कर रहा है, बस घर पे रहो, कोई नहीं है। फिर भैया आज तो बहुत मन कर रहा है काम करने का, कोई बात नहीं, रात भर खोल के काम करो।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब मन चाहा तब काम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत लेस रहता है भैया, ना के बराबर रहता है। हाँ, बस एक चीज़ गवर्नमेंट बोलती है कि आप चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना करें, आप एक ट्रेड लाइसेंस जो है वो बना लीजिए, मतलब ये जो बिजनेस है आप इसका एक लाइसेंस बना लीजिए, बस ये सरकार बोलती है। लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। 90% जो लोग सोल ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जो आपके जो ट्रेन में वेंडर्स होते हैं वो भी सोल ट्रेडिंग ही है, एंड उनके पास लाइसेंस तो छोड़िए, एक प्रॉपर बिजनेस का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। तो इसमें सरकार उतना कुछ नहीं करती है। हाँ, लेकिन अगर आप दारू का सामान बेच रहे हैं, आप अगर दवाई बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको लाइसेंस लेना होगा। ठीक है। फिर है क्रेडिट स्टैंडिंग, क्लोज कॉन्टैक्ट, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है। फिर इसके तो क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसका, क्योंकि कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस होता है, तो कस्टमर के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने से उसका बिजनेस में भी एडवांटेज आता है। ठीक उसी तरीके से सोल ट्रेडिंग बिजनेस को जो भी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होती है वो लोन भी आसानी से दे देती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब बैंक्स को ये बात पता है कि अगर वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस को लोन पे देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल वो अगर पे नहीं कर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी को वो लोग अपने पास रख सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसका, वो कैसे भी करके अपना लोन जो है वो चुकाएगा ही। तो यहाँ पे जो क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब लोन लेने का जो यहाँ पे एक रेटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं ना क्रेडिट रेटिंग, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छा, ये जो है ये 2 पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा बेसिकली। तो क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भैया पहली बात तो कि गुडविल बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ बातचीत जो कि आप देखते ही होंगे कि दुकान, अगर आप किसी दुकान पे बहुत बेसी नहीं, अगर आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए 7 दिन अगर आप किसी दुकान पे रोज जाते हैं, बस आपका दोस्ती हो जाएगा। तो ये दोस्ती जो है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड लोन भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि बैंक वालों को भी पता है कि यहाँ पे हम जितना ही पैसा क्यों ना दे, हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। यही अगर कंपनी होगा तो कंपनी के केस में क्या है कि अगर कोई भी बैंक किसी कंपनी को अगर लोन देती है तो कंपनी का क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इसका जो मालिक है वो अलग है। तो ऑल्दो लोन के लिए अप्लाई इसी ने किया था, सब कुछ इसी ने किया, लेकिन हम ये बोलेंगे कि भैया जो लोन है ना वो लोन कंपनी को मिला हुआ है। और कंपनी के केस में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से ये जो भी लोग होते हैं ये दोनों अलग रहते हैं। एंड ये जो मालिक रहता है ना इसका लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब अगर इस कंपनी के अंदर में इसका 25,000 रुपये का हिस्सा है, तो अगर ये बैंक इसे 2 लाख का लोन देती है और बाद में ये कंपनी उसे रीपे नहीं कर पाती है तो पैसा तो इसे ही देना होगा। लेकिन इसने क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड इसका लिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये सिर्फ 25,000 तक का ही लोन का पैसा देगा अपने पॉकेट से, एंड बाकी का 1,75,000 कहाँ से आएगा इसका कुछ पता नहीं है। ये बैंक के ऊपर में पूरा ये है, बैंक में डिपेंड करता है। ये आदमी बस 25,000 दे के यहाँ से निकल जाएगा, बाकी का पैसा 1,75,000 कौन देगा, कंपनी देगी। अब कंपनी ने अगर नहीं दिया तो पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए बैंक्स कंपनी को लोन देने से पहले थोड़ा बहुत सोचते भी हैं। लेकिन अगर बात करें सोल ट्रेडिंग बिजनेस की तो लोन मिल जाता है क्योंकि बैंक्स को मालूम है कि किसी ना किसी तरीके से तो पैसा वापस मिल ही जाना है। एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एज ही इज डायरेक्टली गेनिंग फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड इज डायरेक्टली लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, द प्रोपराइटर रन्स विद मैक्सिमम एफिशिएंसी विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए ये भी उसी की तरह है, मोटिवेशन की तरह कि भैया मुझे पता है कि मैं बिजनेस को चला रहा हूं एंड मेरे एफर्ट्स पे ही बिजनेस डिपेंड करता है, तो मैं अगर बिजनेस को ठीक से नहीं चलाऊंगा तो इसमें मेरा नुकसान है। तो जब सोल ट्रेडर को ये पता चलता है कि उसका नुकसान होगा तो वो और अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है। फिर डी मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, किसका डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए पहला तो यही है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। भैया एक ही आदमी है,
बिजनेस एक ही है, उसी बिजनेस में आपको परचेज का नॉलेज रखना होता है, सेल का नॉलेज रखना होता है, एंड मार्केटिंग का नॉलेज रखना होता है। तो इतना नॉलेज किसी एक ही आदमी के पास हो ये जरूरी नहीं है। द सोल ट्रेडर दो capable cannot be expected to have complete knowledge like other types of business. Neither can he have equal attention to all aspects of a business as a professional, nor expansion of the business. Being a lone owner, he has to look after every phase of business. भाई सब कुछ मुझे ही देखना है, तो मेरे में उतना क्षमता नहीं है कि कैसे सामान को खरीदा जाता है, ये चीज़ का मुझे नॉलेज तो है, लेकिन बेचेंगे कैसे इसका नॉलेज मुझे नहीं है। तो एक नॉलेज कम रहता है, मैनेजरियल एबिलिटीज़ कम रहते हैं, फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक ही आदमी है, अब एक आदमी कितना कैपिटल ला पाएगा? कम ही तो ला पाएगा, उतना तो ला नहीं पाएगा। तो कैपिटल भी जो होता है इसमें बहुत कम रहता है। फिर इसके बाद अगर आप दोबारा भी कैपिटल मांगने जाते हैं तो बैंक्स भी आपको, जब बैंक्स ये देखती है कि एक लोन ऑलरेडी पेंडिंग है तो दूसरा लोन भी उतनी आसानी से नहीं मिलता है। फिर दूसरी बात, दोस्त भी जो होते हैं वो भी आपको उतना जल्दी लोन नहीं देते हैं। तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो ला सकते। भाई एक ही आदमी है, वो भी एक नॉर्मल आदमी, वो कितना पैसा लाएगा? फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो हम जान ही चुके हैं कि भैया कि कुछ भी हो जाए मुझे सारा पैसा का लोन देना होगा। एंड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एंड ये मेन डिसएडवांटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी कि मेरे सोल ट्रेडिंग बिजनेस को नुकसान हुआ 1 लाख का, एंड मैंने सिर्फ 25,000 रुपये अपने कंपनी में लगाए हुए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 1 लाख का ही नुकसान का भरपाई करना होगा। तो इस वजह से बहुत लोग सोल ट्रेडिंग को नहीं करना चाहते हैं। फिर नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब देखिए भाई, सोल ट्रेडिंग बिजनेस से छोटा स्केल का बिजनेस है, छोटे मोटे काम ही यहाँ पे हो सकते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं तो गाड़ी मैन्युफैक्चर करूँगा, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस बना रहा हूँ। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोल गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना पैसा चाहिए, एंड उतना पैसा कभी भी सोल ट्रेडिंग बिजनेस से नहीं आ सकता है। तो इसीलिए छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है, अगर बड़े बड़े काम करने हैं तो नहीं होगा। एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, देखिए भाई सोल ट्रेडिंग बिजनेस कब ख़त्म होगा, कब तक ये रहेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। ये कभी भी एंड हो जाएगा। जब ओनर मर जाएगा तो ओनर का मौत से भी ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओनर ही नहीं तो सोल प्रोप्राइटरशिप किस चीज़ का। तो इसका कोई स्टेबल नहीं है कि आज है कल नहीं भी हो सकता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी इन रनिंग अ सोल ट्रेडर। इफ एनीथिंग हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन कोलैप्स। नॉट बीइंग अ लीगल एंटिटी, इट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द ओनर, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ओनर एंड हिज बिजनेस। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिसॉल्व्ड विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ओनर। मतलब अगर कोई भी चीज़ ओनर के साथ होता है तो कंपनी ही पूरी बंद हो जाएगी। मैं बार बार कंपनी बोल रहा हूँ, सोल ट्रेडिंग होगा। फिर एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम यहाँ पे जान सकते हैं भैया ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट की तरह है, हर चीज़ का नॉलेज मुझे नहीं होगा, क्योंकि MBA जैसे मार्केटिंग करेगा वैसा मार्केटिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। फिर अनप्रोफेशनल डिसीजन, सेम चीज़ है, एक ही आदमी हर एक फील्ड में डिसीजन ले रहा है, सेल का भी वही, मार्केटिंग का भी वही, सब कुछ का, परचेज का भी वही। तो डिसीजन उतना आसान अच्छे से नहीं हो सकता। बहुत बार हो सकता है क्योंकि इसको पता रहता है कि भैया मैं ही मालिक हूँ, मैंने अगर गलत डिसीजन भी ले लिया ना तो कोई मुझे बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से बहुत बार सोल ट्रेडिंग बिजनेस में लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। यही कारण है जो कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस को बर्बाद कर देता है। लोग बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, एंड यही चलकर बाद में उनके लिए एक दिक्कत हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से अनप्रोफेशनल डिसीजन, मतलब डिसीजन जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं लिए जा रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यही मैं अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो मिनिमम 2 लोग हैं, तो अगर एक आदमी कोई गलत डिसीजन ले भी लेता है तो भी दूसरा आदमी उस डिसीजन को ठीक कर सकता है। लेकिन बात करें अगर सोल ट्रेडर की, एक ही आदमी है भाई, वो गलत ले रहा है कि सही ले रहा है, इस पर कोई यहाँ पे ये नहीं है। एंड नेक्स्ट, एंड
अगर कंपनी की बात करें तब तो भूल ही जाए कि कंपनी कोई गलत डिसीजन लेगी, क्योंकि कंपनी में गलत डिसीजन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, क्योंकि कंपनी में लाखों लोग होते हैं एंड लाखों मालिक जब किसी कंपनी को चलाएंगे तो गलत डिसीजन लेने का चांसेस लगभग में ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, ओके, सो यहीं पे एंड होता है आज का लेक्चर। यही था हमारा सोल ट्रेडिंग बिजनेस। होपफुली एक ही लेक्चर में हो गया, ऑल्दो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन 1 घंटा अगर आप एक दिन का देते हैं तो एक चैप्टर आपका पूरा एंड हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। रुकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।